हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस 3 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइस लेक्चर के अंदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट जितनी भी न्यूज आती हैं वो सबकी सब कवर की जाती है वेरियस डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट, राज्यसभा टेलीविजन की डिबेट्स, पीआईबी की रिपोर्ट्स, वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ, सबकी सब जगह से इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट न्यूज कवर करवाई जाती है यहाँ पर। अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देख लिया तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखना। इंग्लिश हिंदी दोनों में टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को कवर किया जाता है। आज हम लोग पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये दिए गए टॉपिक्स यहाँ पर हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर पेपर 3 का एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप मुझे फेसबुक पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। टेलीग्राम पर झा_सर करके अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो चैनल है गाइस, ये आप ही लोगों का चैनल है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके दिए गए जो भी सजेशंस होते हैं वो सब के सब यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। और इसके अलावा आपने बेल आइकन पे हिट किया नहीं है तो हिट कर लीजिएगा और चेक कर लीजिए जरूर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। करेंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, राइट। और शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइस। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। आज पेपर 2 से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टर्की की यहां पर बात हो रही है, तो पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से मैप की लोकेशन देख लेते हैं। तो आप देखिए टर्की की ये लोकेशन आपको यहां पर दिखाई दे रही है। टर्की, कुछ दिनों पहले इसके बारे में हम लोग ने चर्चा भी करी थी, टर्की इस्तांबुल में के बारे में। और देखिए टर्की ईरान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ईरान के बगल में है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में हमारी इंडिया। तो इस प्रकार से मैप की प्रैक्टिस आपको करनी है। आप देखिए टर्की ब्लैक सी के साथ और मेडिटेरेनियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए कि ब्लैक सी के साथ कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती है, मेडिटेरेनियन सी के साथ कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती है। सो गाइज मैं अभी आपको एक तुरंत टास्क दे रहा हूं, वीडियो पॉज करिए। आपके दीवार पर जो बड़ा सा मैप लगा हुआ है वहां पर जाइए और आप रीड करिए कि कौन सी कंट्रीज टर्की के मेडिटेरेनियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं और ब्लैक सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। तो ये आपका टास्क है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं इस्तांबुल के बगल में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होता है? दो लैंडमास के बीच का एरिया जहां से शिप्स वगैरह निकल सकती हैं। जैसे कि आप नीचे देखेंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको पाल्क स्ट्रेट दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ पर बॉस्पोरस स्ट्रेट है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट का नाम आप लोग को पता होना चाहिए, बॉस्पोरस स्ट्रेट, राइट। तो और ये वाली चीज पूरी हमने देखी, मैप की प्रैक्टिस करी। अब न्यूज पे आते हैं। तो टर्की ने एक नया सोशल मीडिया कानून को अप्रूवल दिया है। तो ये क्या सोशल मीडिया कानून है इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कानून के अंदर जो सबसे पहली चीज जो मेंशन्ड है वो ये है कि जो मेजर सोशल मीडिया कंपनीज हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इनको टर्की के अंदर अपना एक ऑफिस एस्टेब्लिश करना होगा और इस ऑफिस में उस कंपनी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है। सिंपल सी बात, एक फिजिकल ऑफिस जहां पर आप वॉक इन कर सकते हो, जा आ सकते हो। तो ऐसा ऑफिस एस्टेब्लिश करने की बात करिए। अब ये ऑफिस का काम क्या होगा? तो ये ऑफिस उन कंटेंट के अगेंस्ट काम करेगा जिन कंटेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेन आती है, राइट। जैसे कि किसी ने किसी के खिलाफ जो है वो उल्टी सीधी बातें बोल दी और वो सामने वाले व्यक्ति की इमेज के ऊपर जो है वो हानि पहुंचा रहा है, सामने वाले व्यक्ति के इमेज को हानि पहुंचा रहा है, या सामने वाले व्यक्ति की प्रिवेसी के खिलाफ है, या कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड कोई कंटेंट, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कोई कंटेंट, चाहे वो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई कंटेंट हो। तो ऐसे कंटेंट की अगर इस ऑफिस के पास कोई कंप्लेन आती है तो इस ऑफिस को उन कंप्लेन के साथ डील करना होगा। अंडरस्टैंडिंग इट? तो एक पॉइंट ये हमने देखा। दूसरी चीज ये लिखी गई है इस कानून के अंदर, अगर सोशल मीडिया कंपनी रिफ्यूज कर देती है ऐसे ऑफिस को स्टैब्लिश करना तो सामने वाली कंपनी के खिलाफ टर्की फाइन इंपोज करेगी, उनके एडवर्टीजमेंट को बैन कर देगी, कहीं पर भी वो कंपनी एडवर्टाइज नहीं कर सकती। फिर इसके अलावा बैंडविड्थ को रिड्यूस कर दिया जाएगा। बैंडविड्थ को रिड्यूस करने का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझो, आपके पास अच्छा नेटवर्क है, 4G कनेक्शन है, आपके पास भरपूर बैलेंस है, आप जो है एक वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, आपके इतने अच्छे कनेक्शन, इतने अच्छे नेटवर्क के बावजूद वो वेबसाइट जो है ओपन नहीं हो रही, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि उस वेबसाइट की बैंडविड्थ जो है वो रिड्यूस है। सिंपल सी बात समझ में आ गई आपको? नेटवर्क होने के बावजूद भी अगर वेबसाइट स्लो काम करे तो वेबसाइट का बैंडविड्थ जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे बैंडविड्थ को रिड्यूस करने की चर्चा हुई है इस कानून के अंदर। और यहाँ की टर्की की जो कोर्ट है उनका जजमेंट ये है कि सबसे पहली बार अगर कोई कंपनी ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं करती है तो उसके ऊपर उसके बैंडविड्थ को आधा कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई वेबसाइट 30 सेकंड में खुलती है तो अब वो 1 मिनट लगाएगी खुलने में, राइट। उसके बैंडविड्थ को कम कर दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे करके और भी जो है वो रिड्यूस
कर दिया जाएगा अनटिल अनलेस वो यहाँ पर अपने ऑफिस को एस्टैब्लिश ना कर दे। जैसे कि आप जानते हो गाइस, आज की डेट में अगर फेसबुक में थोड़ी सी भी बफरिंग, सॉरी फेसबुक कह रहा हूँ, यूट्यूब के अंदर थोड़ी सी भी बफरिंग हो तो दिमाग खराब होने लगता है लोगों का। आपको पता होगा कि आज की डेट में अब उतना पेशेंस नहीं है जितना आज से 10-15 साल पहले हुआ करता था, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो कनेक्शन था वो हम लोग को जीपीआरएस कनेक्शन देखने को मिलता था, लोग घंटों तक बैठे रहते थे, पहले वो यूट्यूब का पूरा बफरिंग नहीं हो जाती थी, फिर उसके बाद फिर वो ऑन करते थे। बट अब तो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए बफरिंग हो जाए तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, राइट। तो ये बेसिकली, ये आप इसको पेपर 4 से भी रिलेट कर सकते हो, और आपको पता है कि सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट कि आप कितना रिलेट कर रहे हो एक टॉपिक को अलग अलग टॉपिक से। तो पेपर 4 से इस चीज को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग, बैंडविड्थ रिडक्शन को। तो इम्पेशेंस, आज की डेट में लोगों के पास पेशेंस नाम की चीज नहीं है, लोग इम्पेशेंट हो गए बहुत बुरी तरह से, राइट। तो ये चीज हेंस एंड प्रूफ्ड, आप इस एग्जांपल को मेंशन कर सकते हो। अब आगे चलते हैं अपने इसी टॉपिक पे। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे गाइस, तो इनका काम क्या होगा, इस प्रकार के जो भी इश्यूज वगैरह जो होते हैं उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करना, राइट। इन मामलों पर तुरंत जो है वो काम करना शुरू कर देना, और ऐसे कंटेंट को 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो डिलीट कर देना। अगर ऐसा कोई कंटेंट आता है सामने वाले की जो राइट टू प्राइवेसी है उसको वॉलेट करता है और उसके पर्सनल राइट्स को वॉलेट करता है, तो ऐसे कंटेंट को 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो डिलीट करना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना। और अगर कंपनी 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे कंटेंट को रिमूव नहीं कर पाती, राइट, तो उस कंपनी को जितने भी डैमेजेस हुए होंगे उस पर्टिकुलर कंटेंट के थ्रू सामने वाले व्यक्ति को, तो उसके लिए जिम्मेदार जो होगी वो फलाना कंपनी होगी और उसको फिर कंपनसेशन देना पड़ेगा, राइट। अब आप बोलोगे सर ये सोशल मीडिया पर कुछ चीज चल रही है तो उसके खिलाफ फिर क्या कंपनसेशन, क्योंकि मारधाड़ तो हुई नहीं है, कोई प्रॉपर्टी तो डैमेज नहीं हुई है। कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट एक बड़ी प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होगा, राइट। आपने मानहानि सुना है कि मानहानि का केस वो यही चीज होती है। डिफेम डिफेम, सामने वाले को अगर कोई व्यक्ति डिफेम करता है, उसके बारे में उल्टा सीधा कहता है, तो जो जो व्यक्ति है, जो विक्टिम है, वो कोर्ट जाकर अपील कर सकता है मानहानि की, और फिर वो सामने वाले जिसने भी उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें कही है उसको कोर्ट में लाकर जो है वो कंपनसेशन वसूल सकता है। यानी कि जो भी उसकी इमेज पर हानि पहुंची है तो उसको मॉनेटरी कैलकुलेट किया जाता है, और सामने वाला व्यक्ति जिसने ये क्राइम किया है, क्राइम ही बोलें क्योंकि क्राइम पर ही आ जाता है, तो ये क्राइम किया है तो सामने वाले व्यक्ति को कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन देना पड़ता है, राइट। तो ये वाली चीज भी है, तो इस केस में कंपनी को देना पड़ेगा अगर कंपनी रिमूव नहीं करती है ऐसे कंटेंट को 24 घंटे के अंदर। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई है। तो सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स जो है गाइस, तो उनको ये भी कहा गया है कि टर्की के अंदर ही अपना डेटा जो है वो स्टोर करके रखना पड़ेगा, टर्की के बाहर डेटा नहीं जाना चाहिए, जो भी डेटा है वो टर्की में ही होगा। तो ये एक डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी एक चीज टर्की लेकर आई है। अब ऐसे कानून की आवश्यकता क्यों है, तो साइबर क्राइम जो है गाइस, तो उसको रोकने के लिए ऐसे क्राइम बहुत जरूरी होते हैं, यूजर को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ साइबर बुलिंग वगैरह आजकल बहुत ज्यादा होती है, इवन साइबर बुलिंग के कारण लोग डिप्रेशन में आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं, आपको पता होगा ये वाली बात। इसके अलावा महिलाओं को इंसल्ट जो सोशल मीडिया पे किया जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, राइट। तो मतलब जिसको खत्म करना आज की डेट में बहुत जरूरी है, और ये सब जो इश्यूज हैं ये इंडिया में भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो अब आप मुझे बताओ ये कानून अच्छा है कि बुरा है, बताओ। सुनने में ये कानून बहुत अच्छा लग रहा है कि वाह यार ये कानून आना चाहिए, और ये कानून तो इंडिया में भी आना चाहिए, ऐसा काफी सारे लोगों के माइंड में चला भी होगा कि यार ये तो बहुत अच्छा कानून है। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसको छीन लेता है। कैसे, क्योंकि यहां पर सरकार जो होगी वो ऐसे कानून का गलत उपयोग करेगी। यहां पर इन्होंने बोला तो है कि इंडिविजुअल की कंप्लेंट्स बुक की जाएंगी, बट यहां पर वो इंडिविजुअल सरकार भी होगी, ये चीज याद रखना। तो ये ऐसी चीजें आप लोग को दोनों तरीके से जो है वो सोचना बहुत जरूरी है, ऐसे एनालिसिस आपको दोनों साइड से करना है। इसके पॉजिटिव साइड तो हमने देख ली, बट इसका मेन नेगेटिव साइड जो देखने को मिल रहा है वो है सेंसरशिप लॉ। ये सेंसरशिप लॉ के तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि पूरा का पूरा जो चीज है, आपने पढ़ा होगा सेंसरशिप लॉ के बारे में, जिसमें कोई भी न्यूज का जो कंटेंट होता है उसको दबा दिया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखेगा तो सरकार तुरंत उसके कंटेंट को इस कानून को सामने पेश करते हुए बंद कर देगी, ब्लॉक कर देगी। तो लोगों के राइट टू एक्सप्रेशन फ्रीडम जो है, ये वाला जो फ्रीडम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो इसको जो है वो लिमिट किया जाएगा। और इवन यहाँ पर टर्की के अंदर मीडिया जो है वो ऑलरेडी सरकार की दबिश में हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और काफी सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ऑलरेडी जेल में हैं, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई। तो सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कुछ भी बोलता है तो सरकार जो है वो इस कानून को पेश करते हुए उनके कंटेंट को जो है वो ब्लॉक कर देगी, डिलीट करवा देगी। तो ये यूजर को प्रोटेक्ट करने से ज्यादा सरकार को वहां की प्रोटेक्ट कर रहा है।
तो ऐसे कानून जो होते हैं वो डेंजरस भी होते हैं। तो इस प्रकार का आपको पूरा आंसर ऐसा कंप्लीट होगा, ठीक है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। थोड़ी टर्की की बैकग्राउंड हम लोग समझेंगे तो और चीजें हम लोग को क्लियर होगी। तो रिसेंटली क्या किया गया गाइस, बताया गया कि टर्की के अंदर हमने देखा कि काफी सारे लोगों को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था, काफी सारे लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई थी। वो इसलिए किया गया था सिर्फ कि लोगों ने कोरोना वायरस के चलते वहां की टर्की की जो सरकार है उसके बारे में उल्टा सीधा बोला कि कोरोना वायरस को जो है खत्म करने में सरकार कुछ नहीं कर रही, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना रही है जिससे कि कोरोना वायरस को रोका जाए। तो ऐसा जब लोगों ने बोलना शुरू किया, सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करना शुरू किया गया, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो यानी कि टर्की के अंदर ऑलरेडी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं काफी लिमिटेड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। ये वाली चीज है। इसके अलावा टर्की पूरे दुनिया भर में लीड करती है क्योंकि ट्विटर में उसने सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट भेजी है ट्विटर के पास। बताया गया कि 6,000 से ज्यादा डिमांड जो है वो की गई हैं 2019 के फर्स्ट हाफ में ही, यानी कि 6 महीने में ही ट्विटर के पास वहां की सरकार ने 6,000 डिमांड करी कि कंटेंट्स को डिलीट करो। तो यहाँ पर लोगों का मुंह बंद कराने के लिए ये कानून जो है वो लाया जाता है, और ऐसा कानून जो है वो कहीं हद तक अच्छा भी है और कई हद तक बुरा भी है। तो इसके बीच की चीज जो है वो होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई भी कंप्लेन करे और एकदम से बाध्यकारी हो जाए सोशल मीडिया कंपनी के ऊपर कि उसके कंटेंट को डिलीट करना है ना। तो वो फिर गलत हो सकता है, लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हैम्पर हो सकते हैं। सेम गोज विद, अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल में डिस्कस भी किया था, एक न्यूज में डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा, मेरे ख्याल से शायद सैटरडे को ही किया था आई थिंक, कि प्रशांत भूषण जी जो है वो लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट, तो उनके अगेंस्ट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। बट हमारी यहाँ कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी, हमारे लोगों के पास राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, उसके तहत लोग जो है वो बोल सकते हैं, तो इसी को सामने रखा जा सकता है, राइट। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी जो एक्ट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनके अगेंस्ट भी जो है वो क्रिटिसिज्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देखो, जो क्रिटिसिज्म जो होता है इस प्रकार का वो काफी अच्छा होता है एक कंट्री के लिए, बट किसी कंट्री के अंदर ऐसे क्रिटिसिज्म को, लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अगर दबा दिया जाए, लिमिट कर दिया जाए, तो फिर वो कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए काफी खतरनाक है। तो ये होना चाहिए आपका कंक्लूजन और पूरा इस प्रकार से आपका आंसर। समझ रहे हो बातों का? आई नो कि मैंने इस टॉपिक में थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, बट ये टॉपिक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर भी डेटा प्राइवेसी की बात चलती है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारी कंट्री के अंदर भी साइबर क्राइम को रोकने की बात चलती है, राइट। तीसरा पॉइंट, साइबर बुलिंग और इस प्रकार की जो चीजें होती हैं तो उसकी बात चर्चाएं चलती है। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आएंगे तो उस क्वेश्चंस के साथ आपको इस प्रकार से डील करना है। और टर्की का आप एग्जांपल ले सकते हैं। टर्की के अंदर 4,08,000 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया था, और आपको पता होगा कि कुछ समय पहले टर्की के अंदर इंसाइक्लोपीडिया तक को ब्लॉक कर दिया था, और ये लगभग 3 सालों तक हम लोग को देखने को मिला था कि इंसाइक्लोपीडिया वहां पर नहीं था टर्की के अंदर। जो विकीपीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इंसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया, तो ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया जो है, तो जहां पर आप कुछ भी सर्च करते हैं विकीपीडिया पे आपको मिल जाता है, तो वो विकीपीडिया ब्लॉक कर दिया था उन लोगों ने। और फिर वहां की जो कोड है उसने बैन हटाने के लिए कहा गया, तब जाकर फिर वो बैन हटाया गया। तो ऐसी तो टर्की के अंदर हम लोग को चीजें देखने को मिलती है। ऊपर से ये कानून जब लाया जाएगा तो वहां के लोगों के लिए काफी खतरा बन जाएगा ये कानून, ठीक है। अब इस न्यूज की बात करेंगे तो देखिए, आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तीन मैटर्स के से रिलेटेड कानून बनाने की पावर्स किसके पास है दिल्ली के अंदर। दिल्ली एनसीटी में पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक आदेश, पुलिस और भूमि, इन पर्टिकुलर मामलों पर कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने के पावर्स किसके अंडर है। तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, और ये पावर जो है वो मिली है केंद्र सरकार को आर्टिकल 239 ए के तहत। और जितने भी रिमेनिंग मैटर्स हैं, चाहे वो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हो या कंकरेंट लिस्ट में आते हो, तो वो सभी के सभी जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है दिल्ली की, उसके पास जो है ये पावर है कानून बनाने की। तो याद रखिएगा, ये तीन सब्जेक्ट्स आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अक्सर आप न्यूज में देखते हो कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में अनबन चल रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर दिल्ली के सीएम के बीच में जो है वो गर्मा गर्मी। तो ऐसी ऐसी खबरें आपने बहुत सुनी होगी। बट आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 239 ए याद रखना है आपको। अलावा कानून के विरुद्ध अगर कोई अपराधों की बात हो रही हो, या फिर जो कोर्ट्स हैं उनकी पावर की बात हो रही हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर, या फिर कोर्ट फीस की बात हो रही हो, तो ये जो पूरे मुद्दे हैं ये सभी के सभी पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर के हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन्हीं से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलते हैं। और प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि ये तीन मैटर्स जो हैं
इस पर कानून बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और अभी इसी को लेकर पूरा इशू, पूरा मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है। मुद्दा क्या है बस आप वो समझ लो। हालांकि इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो पहली स्लाइड थी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर का नहीं बनेगा, बट फिर भी मुद्दे के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट है गाइस, उन्होंने एक प्रपोजल सेंड किया था दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और ये किसके रिगार्डिंग था? तो ये रिगार्डिंग था कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली अभी दंगे हम लोग को कुछ समय पहले देखने को मिले थे दिल्ली के अंदर, और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो प्रोटेस्ट था, तो उसमें जो लॉयर्स की जो टीम बनाई जाएगी, जो पैनल, जो कमेटी जो लॉयर्स की बनाई जाएगी, तो वो सजेस्ट की गई थी दिल्ली गवर्नमेंट ने कि उनके द्वारा चूज किए गए लॉयर्स की कमेटी जो है वो बनाई जाए, या पैनल जो है वो लॉयर्स का बनाया जाए, राइट, और ना कि दिल्ली पुलिस का पैनल बनाया जाए। यानी कि दिल्ली पुलिस ने जो लॉयर सजेस्ट किए, जो लॉयर का पैनल सजेस्ट किया है, तो इन्होंने कहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि उनके जो पैनल है, दिल्ली पुलिस के जो पैनल है, उनको रिजेक्ट करो, और जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो पैनल दिया है लॉयर का, उनको जो है वो फाइनल करो। तो इसको लेकर एक छोटा मुद्दा चल रहा था, बट लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक आदेश पास किया। आदेश में उन्होंने क्या चीज मेंशन करी कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है, जिस उसने जो पैनल भेजा है, उसको नहीं माना जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैनल है, जो दिल्ली पुलिस का जो पैनल है, उसको माना जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि पुलिस सब्जेक्ट किसके अंदर आता है? अभी हमने बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा बोलेगी, जो होम डिपार्टमेंट जैसा बोलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जैसा वो बोलेगा, उसी चीज को जो है वो मान्य जो है वो किया जाएगा, उसी चीज को लागू किया जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए पैनल को रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये मुद्दा जो है वो गर्मा गर्मी का, मैंने आपको पहले ही बताया था, चलता रहता है ये अक्सर, राइट। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिजेक्ट कर दिया है दिल्ली कैबिनेट के डिसीजन को, और इन्होंने आर्टिकल 239 ए पार्ट 4 को जो है वो एक्सरसाइज करते हुए ये चीज जो है वो बताई है, राइट। तो ये चीज है, ये चीज हमने यहाँ पर देखी, जिसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए थी। और ये आर्टिकल 239 ए जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये स्पेशल स्टेटस देता है दिल्ली को और दूसरे यूनियन टेरिटरीज को। और इसमें बताया गया कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1991 का, उसके तहत जो है वो उसको लाया गया था। तो ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आपको थोड़ा सा एक इन जनरल पता होना चाहिए। हालांकि ये मिर्च मसाला वाली चीजें हैं, मेन चीज जो है वो ये दो आपने देखी, और तीसरी जो चीज आपने देखी वो ये वाली, ये चीज आपके काम की है, उसके बाहर का और कुछ नहीं। गाइस अब इसी से ही रिलेटेड लगा हुआ एक टॉपिक है, जिसमें हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चर्चा कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन लोग आते हैं? चीफ मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स। इनको इलेक्ट किया जाता है किस पर्पस के लिए? तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है वो एडवाइस देते हैं, यानी कि जो भी कानून जो है वो बनाया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। अभी हमने चर्चा करी थी कि लेजिस्लेटिव असेंबली कौन से कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट वाले और कॉन्करेंट लिस्ट वाले, एनसीटी दिल्ली के अंदर, यूटीज के अंदर। तो ये जो कानून बनाती है, तो उन्हीं मैटर से रिलेटेड ही एडवाइस जो दी जाएगी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जाएगी। इसके अलावा जो भी मैटर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के होते हैं, तो इन मैटर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो खुद ब खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। उसके लिए उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो ये चीज क्यों? क्योंकि आर्टिकल 239 ए में ये चीज बकायदा लिखी गई है, स्पेशली कि मतलब कौन सी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो ये तीन मैटर्स की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। और आपने पढ़ा है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के अंदर, आपने देखा होगा, ये लाइन रीड करी होगी आपने, कि जो गवर्नर होते हैं वो कौन होते हैं? केंद्र के, सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को देखने को मिलते हैं, गवर्नर होते हैं, है ना। तो अब सेंटर के पास जो पावर है, उस पावर को रूल कौन करेगा? सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट? तो ये चीज आपको बारीकियां समझनी है इससे रिलेटेड। और अगर बाय चांस कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, कोई जैसे कि दोनों जो है वो मानते नहीं है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी बात कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहे हैं नहीं नहीं हमारा पावर जो है वो माना जाएगा, या हमारे जो डिसीजन जो होंगे वो बाध्यकारी होंगे, तो दोनों के बीच में जब मुठभेड़ होने लगती है, तो उस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो पूरे मामले को ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास रेफर करते हैं, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो जो होगा वो फाइनल होगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना होगा। और राइट, तो ये वाली चीज भी आर्टिकल 239 ए 4 के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, आई होप कि क्लियर हो गया होगा अब आपको अच्छे से। अब गाइस एक काफी सैड न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है, और कंसर्न वाली न्यूज है हालांकि, ये कि हमारी कंट्री 5वें नंबर पर है मृत्यु के मामले में। कोरोना वायरस के कारण जो मृत्यु हो रही है, उसके मामले में हमारी कंट्री 5वें नंबर पर है, 5th पोजीशन पर है पूरे दुनिया भर में। तो ये हाई मैटर ऑफ कंसर्न वाली न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है। और हालांकि इसमें बताया यह भी गया है कि जो फर्टालिटी रेट है हमारी कंट्री का, ये वन ऑफ द लोएस्ट पूरे दुनिया भर में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि मात्र 2.18% है। यानी कि मान के चलो कि 100 लोगों को अगर कोरोना वायरस होता है, तो उनमें से 2 या 3 लोग
3 भी नहीं, 2 ही मान के चलो, उसमें से 2 लोग जो है उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई, ये पूरे दुनिया भर में सबसे कम में से एक जो है वो बताया गया इंडिया, कि जहां पर फैटेलिटी रेट जो है वो काफी, मृत्यु दर जो है वो काफी कम है, 2.18%। तो देखो स्टेटमेंट वाइज सिविल सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे कि एक स्टेटमेंट लिखा है कि हमारी कंट्री के अंदर जो मृत्यु दर है वो सबसे ज्यादा है। अब इसको मृत्यु से जो है वो कंपेयर नहीं करना है, या फिर हमारी कंट्री के अंदर मृत्यु दर जो है वो टॉप 5 में है हम लोग मृत्यु दर के मामले में। तो अब देखो यहाँ पर अगर मृत्यु दर लिखा है, यानी कि फैटेलिटी रेट यहाँ पर लिखा हुआ है, फैटेलिटी रेट या मॉर्टेलिटी रेट ऐसा कुछ लिखा होगा, तो वो वाला जो स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा नहीं है, हमारा वन ऑफ द लोएस्ट है। तो ऐसी बारीकियां आपको देखनी है, एक आदि शब्द इधर उधर हो जाता है ना, ये मृत्यु के आगे अगर दर लग गया तो आप ये समझ लो कि वो गड़बड़ कर देगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको इस प्रकार से जो है वो करनी है। हालांकि ये फिगर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, जो ये राइट में लिखा हुआ है, राइट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र सबसे टॉप पर हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और न्यूज भी सामने आई है कि लॉकडाउन के कारण इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज जो है वो बढ़ गया। हालांकि ना ही सिर्फ इंडिया में, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोग बाग घर के अंदर है और उसमें महिला जो है वो काफी ज्यादा पीड़ित हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, यानी कि जिनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है। और इस प्रकार के जो मेल हैं वो सो कॉल्ड मेल, तो वो घटिया किस्म के लोग होते हैं जो ऐसी हरकत करते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस हालांकि काफी ज्यादा दबाया जाता है हमारी कंट्री में, ये भी इस प्रकार का मेंस में क्वेश्चन बन सकता है आपसे, क्योंकि आपको पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो ओपनली जो है वो नहीं बोलती महिला, क्योंकि महिला जो है वो बहुत सपोर्टिव होती है, राइट, अपने यानी कि सोच सह लेती हैं, सोचती हैं कि नहीं यार बाहर इज्जत जो है वो खराब हो जाएगी फैमिली की, तो वो पिटाई सहती हैं जिससे कि फैमिली की इज्जत ना खराब हो। तो सोचिए कि मतलब किस प्रकार से हम लोग इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे भी मामले सामने आए, जब आप ग्राउंड रियलिटी पे जाओगे, आईएएस आईपीएस बनोगे, तब आपको पता लगेगा कि आप देख रहे हो कि महिला को उसके हस्बैंड ने मारा है, बट फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि महिला कंप्लेन नहीं करेगी। तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे, टैकल करोगे? थोड़ा 2-1 पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में हो तो नीचे लिखकर बताइएगा, राइट, क्योंकि यही सब चीजें होती हैं जिसमें कि आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छा बनाओगे, आपका माइंड ब्रॉड होना चाहिए। सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट कि आपका माइंड कितना ब्रॉड है, राइट, क्योंकि वो एग्जाम लोगों को लगता है कि अरे यार हमें बहुत पढ़ना है, बट स्मार्टली पढ़ना है। और स्मार्टली कब होता है? जब आपकी एनालिसिस जो होती है वो पीक पर जाने लगती है, राइट, यानी कि जो चीज कोई और नहीं सोच रहा वो आप सोचोगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, राइट। टॉपर से पढ़ते तो सभी है, बुक सभी के पास है, बट सिलेक्शन काफी कम लोग का होता है ना। द थिंग इज बिकॉज कि जो लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और जो सिलेक्शन जिसका होता है वो ग्राउंड रियलिटी जिसको पता होती है उसके हिसाब से जो आंसर लिखता है उसका सिलेक्शन होता है, क्योंकि सिलेक्ट तो उन्हीं लोग को किया जाएगा ना यार, कि जिनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो, जिनका ब्रेन जो है वो एक ऑफिसर टाइप सोचता हो, राइट। तो इसीलिए मैं आपको ये वाली प्रैक्टिस देता हूँ। काफी सारे लोग लगता होगा इट इज टाइम वेस्टर, नो इट इज नॉट टाइम वेस्टर। अगर आप मेरे जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूँ उसको रेगुलरली फॉलो करोगे, आई गारंटी यू कि आपका सिलेक्शन होगा। और बाकी आपको पढ़ना ही है, और पढ़ने की वाली चीज तो मैं आपको बताता ही हूँ। एम आई क्रेस्ट की यहाँ पर चर्चा हो रही है अब। तो देखो अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया है एम आई क्रेस्ट। ये पार्टनरशिप की गई है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के साथ। एम आई क्रेस्ट का मकसद क्या है? तो देखो गाइस, ये एक प्रकार के इंक्यूबेटर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। इंक्यूबेटर्स क्या होता है? तो इंक्यूबेटर्स ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं उनके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, स्पेशली जब वो इनिशियल स्टेज में होते हैं, यानी कि नया नया स्टार्टअप खुला है, अब ये नए नए स्टार्टअप को जो है वो कैसे ग्रो करवाना है, कैसे बड़ा करवाना है। तो इसको हेल्प करने के लिए एक कंपनी होती है या एक इंस्टीट्यूशन होता है या एक एंटिटी होती है जो कि इसको ग्रो करने में मदद करती है। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनको इनक्यूबेटर जो है वो कहा जाता है, राइट। तो ऐसे इनक्यूबेटर को लेकर आना है जो कि टारगेट करें हमारी कंट्री के अंदर स्टार्टअप्स की ग्रोथ के लिए। तो इसको लेकर ये एम आई क्रेस्ट है। सिर्फ इतनी सी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है, इससे ज्यादा और डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इस न्यूज की चर्चा करें गाइस, तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है, गांधी किंग पहल, गांधी किंग इनिशिएटिव से रिलेटेड। तो ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम होगा इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एनुअल स्कॉलर एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसके तहत हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन और सिविल राइट्स लीडर मार्टिन लूथर किंग है, तो इनकी लाइफ के बारे में, इन्होंने जो भी मूवमेंट्स कंडक्ट किए हैं उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। और साथ ही साथ ये दोनों ही पर्सनालिटी से रिलेटेड जो भी हिस्टोरिक साइट्स हैं, यानी कि जो भी
प्लेसेस, जो भी जगह रिलेटेड इन दोनों पर्सनालिटी से रिलेटेड है, तो वहां पर बच्चों को जो है वो ले जाया जाएगा, विजिट करवाया जाएगा। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कोई भी 3 प्लेसेस के बारे में, राइट? और ये वहां पर ये भी लिखकर बताइएगा प्लेसेस का नाम और वहां पर क्या हुआ था, वो प्लेस किस लिए इंपॉर्टेंट थी। बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, उसके बारे में आपको पता ही होगा, राइट? और बिल के अंदर बताया जा रहा है गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी भी स्टैब्लिश की जाएगी, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड होगी। और यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन भी स्टैब्लिश किया जाएगा। और ये जो बताया जा रहा है कि जो फाउंडेशन है, ये जो अभी हमने बात करी, गांधी यूएस इंडिया गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन, तो इस फाउंडेशन के ऊपर बजट जो रखा गया है, जिसके तहत बताया गया है कि 30 मिलियन यूएस डॉलर हर साल के हिसाब से 5 सालों के लिए 2025 तक का काम दिया जा रहा है, कि जितने भी एनजीओज हैं जो कि हेल्थ, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से रिलेटेड, यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको जो है वो ये सहायता, ये मदद जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, राइट? यानी कि वो और ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो काम कर सकें। तो ये चीज भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, राइट? अब इससे रिलेटेड मैंने पीछे एक होमवर्क में एक मेंस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए दिया हुआ है इस वाले टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। बट अभी नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करें। एंड वन मोर थिंग गाइस, आप लोगों ने जो वीकली टेस्ट कल का दिया था कि नहीं दिया था? मैंने एक वीकली टेस्ट भी दिया था आप लोगों को। अब आप ये मत सोचिएगा कि वीकली टेस्ट के अंदर सिर्फ पिछले हफ्ते जो मैंने न्यूज कवर कराई है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब ऐसा नहीं होने वाला। अब से मैंने उसके अंदर और भी चीजें ऐड करी हुई है, जैसे कि नासा के ये मार्स रोवर परसिवरेंस के बारे में वहां पर मैंने मेंशन किया हुआ था ऑलरेडी, एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी था, कल भी मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था, इस मिशन के बारे में। तो ऐसे और भी काफी सारे जो टॉपिक्स होते हैं जो फैक्चुअल चीजों से रिलेटेड होते हैं, वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ, जो कि स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, नासा ने अभी लॉन्च कर दिया है मार्स रोवर परसिवरेंस को। आप देख सकते हो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मार्स रोवर परसिवरेंस जो हम लोग को नासा का देखने को मिल रहा है। टारगेट किया जा रहा है कि मार्स में, यानी कि इसको मार्स में लैंड कराया जाएगा इस रोवर को, और मार्स में एंशिएंट टाइम पर जीवन कैसा था उसको स्टडी करवाई जाएगी। क्योंकि आप लोग जानते हो, हमने कई बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लेक्चर्स में, कि मार्स पर कहा गया है कि एक समय पर जीवन हुआ करता था, लाइफ हुआ करती थी एक टाइम पर। तो एंशिएंट लाइफ कैसी थी उसको स्टडी किया जाएगा, और डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ, यानी कि वहां पर सब खत्म कैसे हो गया, उसको भी स्टडी करना है, फ्यूचर को भी स्टडी करना है। क्योंकि कल को धरती को भी हम लोग को स्टडी करना है ना, कि आगे आने वाले समय में धरती में क्या हो सकता है। क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स को, दूसरे ग्रहों को स्टडी करके हम लोग धरती की स्टडी कर सकते हैं, राइट? क्योंकि वहां पर एक टाइम पर लाइफ थी, आज लाइफ जो है वो धरती पर है। अब वहां पर लाइफ कैसे खत्म हुई उसको अगर हम लोग पढ़ेंगे, तब जाकर हमें पता लगेगा कि आने वाले समय में हमारे लिए और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट रिसर्चर्स की स्टडी ऐसी होती है कि हिस्ट्री से पढ़कर ये फ्यूचर को जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये चीज इस प्रकार की होती है, इसलिए हम लोग ये मिशंस को पढ़ रहे हैं। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए एक स्टेटमेंट है जो आप कहीं पर लिख सकते हो, जो मैंने भी आपको बताया क्यों इंपॉर्टेंट होता है एंशिएंट लाइफ को या फिर किसी प्लैनेट को स्टडी करना, राइट? क्योंकि प्राचीन जीवन वहां पर पाया गया, खोज के थ्रू पता लगा था कि वहां पर जीवन था, राइट? यानी लाइफ थी, वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी। तो लाइफ खत्म कैसे हुई, क्या कारण है? अगर हमने वो पता लगा लिया, मार्स की हिस्ट्री जान ली, तो अर्थ का फ्यूचर को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट? पूरी तरह से नहीं कहोगे, बट फिर भी काफी हद तक प्रेडिक्शन की जा सकती है, और कई बार ये प्रेडिक्शन 100% होती है, साइंटिस्ट क्लेम करते हैं, राइट? अब आने वाली चीजों की बात करें तो इस मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो ये याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था, जेजीरो क्रेटर। जेजीरो क्रेटर आपको याद रखना है, क्रेटर यानी कि गड्ढा, जेजीरो क्रेटर। ये जेजीरो क्रेटर मार्स में है, इसको स्टडी किया जाएगा, क्योंकि बताया गया था कि एक टाइम पर यहां पर लेक हुआ करती थी, 3 बिलियन साल पहले लेक थी यहां पर, और यहां पर माइक्रोब्स के साइन भी जो है वो पाए गए हैं इस लेक से, या फिर जेजीरो क्रेटर से। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जेजीरो अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये? मार्स का क्रेटर है, राइट? इसके अलावा ये एक मिनी हेलीकॉप्टर भी रिलीज करेगा। इसमें एक मिनी हेलीकॉप्टर है, छोटा सा हेलीकॉप्टर है, जो पूरे मार्स को जो है वो कैप्चर करेगा, मैपिंग करेगा मार्स की, पूरे मार्स की नहीं, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया की। और ये पहला पावर्ड फ्लाइट दूसरे ग्रह पर हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि इस प्रकार का ड्रोन टाइप की चीज जो है वो दूसरे ग्रह पर पहली बार जो है वो उपयोग में ली जाएगी, राइट? और भी काफी सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर टेस्ट की जाएंगी, जिससे कि फ्यूचर में जो मैंड मिशन जो है, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो है वहां पर मार्स पर उतरकर रिसर्च वगैरह जो है वो कंडक्ट कर सके। तो बेसिकली मैंड मिशन के लिए तैयारी जो है वो की जा रही है। इसको लेकर अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको लॉन्च किया था। एटलस 5 रॉकेट से ये लॉन्च किया गया था, कैनेडी स्पेस सेंटर से जो है ये लॉन्च हुआ था, लिफ्ट ऑफ हुआ था, राइट? अभी रिसेंटली 30 जुलाई को, इसलिए टॉपिक न्यूज में था।
और अगर ये सक्सेसफुली लैंड कर जाता है तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये 9th टाइम होगा कि वहां पर उसने लैंडिंग कराई है मार्स के ऊपर। 9th टाइम। अभी तक हम लोग को देखने को मिला है कि 9 बार जो है, यानी कि 8 बार पास्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ने लैंडिंग करा चुका है। अब ये 9वीं बार हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपको पता है अभी चाइना का जो मिशन हम लोग को मार्स का देखने को मिला है, जिसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने चर्चा करी थी, तियानवन 1, आपको याद आ रहा होगा तो उस समय हम लोगों ने इस बारे में भी बात करी थी, डिस्कशन किया था। और यूनाइटेड स्टेट्स एक लौती ऐसी कंट्री है जिसने सक्सेसफुली मार्स पर अपने स्पेस क्राफ्ट को जो है वो उतारा है। एक लौती ऐसी कंट्री, राइट? तो ये चीज है जिसके बारे में एक आइडिया आप लोग को होना चाहिए, बेसिक चीजें। अब इस न्यूज की बात करें तो देखिए गाइस, एक छोटा सा अपडेट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अगर आपको ये पूरा पढ़ना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये ऑलरेडी मैंने 1 अगस्त 2020 के लेक्चर में जो है वो कवर किया हुआ है, तो उसको एक बार आप जाकर देख लीजिए पूरा डिटेल में, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है। तो देखिए, कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम को पूरी तरह से 15 सालों में हटा दिया जाएगा और हर एक कॉलेज जो है वो अपनी खुद की ऑटोनॉमस डिग्री दे सके, राइट? और या फिर जो दूसरे पर्टिकुलर जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज जो हैं, तो उनका हिस्सा बन सके। तो इसके लिए ये चीज जो है वो की गई है। तो कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम को हटाने की बात की जा रही है 15 सालों में। हालांकि एक विवाद का मैटर भी हम लोग को इससे रिलेटेड देखने को मिल रहा है। क्या पता शायद आगे चल के इसको रिवर्ट कर दिया जाए, कुछ भरोसा नहीं है, बट फिर भी अभी के लिए तो ये चीज जो है वो बताई गई है। और इसके अलावा मेन एम क्या है गाइस? तो हायर एजुकेशन है, वहां पर 50% तक हम लोग को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लेकर आना है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, इसको मैंने यहाँ पर कवर कराया हुआ है, आप इस पर जाकर देखिएगा 1 अगस्त में पूरा का पूरा। तो उसमें ये भी मैंने डिस्कस किया था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है। तो देखो, इसमें बताया गया कि हायर एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड करना है और 2018 में ये 26.3% था, इसको 2035 तक 50% कर देना है। और जिसमें ये बताया जा रहा है कि 3.5 करोड़ नई सीटें भी जो है वो ऐड की जाएंगी। अब देखिए, अब आगे चल के अगर ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाती है ये वाली पॉलिसी, तो ये बहुत ही अच्छी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग को देखने को मिलेगी। यानी कि जिस प्रकार से ये प्लान बना है उस प्रकार से वाकई में ये एग्जीक्यूट हो गया, इंप्लीमेंट हो गया, तब तो फिर बात है, वरना फिर जो है वो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि मेन खेल आकर अटकता है किसके ऊपर? इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा हो रही है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस के बारे में। तो देखिए गाइज, ये 30 जुलाई को हम लोग को हर साल देखने को मिलता है। 2013 से यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था और ये हर साल फिर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस साल की जो थीम है गाइज, ये फोकस कर रही है फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कौन होते हैं, इन पर हम लोग आगे चल के बात करेंगे, बट पहले कुछ बेसिक चीज जान लो। क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक काफी ज्यादा खतरनाक क्राइम है और इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, फोर्स्ड लेबर, जो बंधुआ मजदूरी जो हम लोग को देखने को मिलती है, फोर्स्ड बैगिंग, जो भीख मांगने को मजबूर किया जाता है जिन लोगों को, वो इन्वॉल्व होता है। जबरदस्ती शादी करवाई जाती है, फोर्स्ड मैरिज भी इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होती है। बच्चों को बेच दिया जाता है, लोगों के ऑर्गन्स रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ये इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है। और महिला जो है वो सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है, जो विक्टिम बनती है 49%। फिर हम लोग को गर्ल्स, बच्चियां देखने को मिलती है 23%। तो फीमेल जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो डेंजर में होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन 59% होता है। उसके बाद फिर फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी 34% इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और फोर्स लेबर, ये दो चीज जो है वो इन्वॉल्व है। इसमें बताया जाता है कि जो ज्यादातर जो विक्टिम्स होते हैं, पीड़ित होते हैं, उनको अपनी कंट्री के अंदर ही जो है वो मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो फंस जाते हैं और उसके विक्टिम जो है, पीड़ित जो है वो हो जाते हैं, बन जाते हैं। और अगर किसी को बाहर विदेश जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है किसी मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम को, तो वो ज्यादातर रिच कंट्री, जो अमीर देश होते हैं, वहां पर उनको भेजा जाता है। इसके अलावा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो इस थीम में मौजूद है, तो ये कौन लोग होते हैं? तो ये ऐसे लोग जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं, जो बेसिकली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व जो विक्टिम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का जिनका काम होता है, जो सपोर्ट करते हैं विक्टिम्स को, जो उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको न्याय प्रोवाइड कराने पर फोकस करते हैं। ये टारगेट करते हैं कि जो ट्रैफिकर्स जो होते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे लोगों को जल्दी जो है वो मतलब निकल ना जाए, उनको बेल ना मिल जाए, या फिर वो क्राइम से जो है वो बच ना जाए। तो इस पर जो है वो ज्यादा टारगेट किया जाता है ऐसे लोगों के द्वारा। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं जो ये सब काम करते हैं, जिसमें मतलब काफी सारे लोग जो होते हैं वो एनजीओ से भी बिलोंग करते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ग्रुप से लोग बिलोंग करते हैं। इसमें काफी सारे अलग अलग सेक्टर्स के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं।
और कोरोना वायरस के समय पर ये लोग जो है गाइस ये अपना काम सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। और हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये लोग जो है वो अपना काम करना शुरू करें, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, बट इनके कंट्रीब्यूशन को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, या फिर इनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती कि ये जो है वो काम करे। क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो कई बार पीआईएल फाइल कर देते हैं, या फिर कई बार उनको कोई मिल जाता है, क्योंकि वो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को कि कहीं कुछ बच्चे को जो भीख मंगवाई जा रही तो बच्चे से पहले पूछा जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है कि कहीं उनको किसी ने जानबूझकर इस बिजनेस पे तो नहीं डाला। और अगर उनको पता लग जाता है तो उस बच्चे को जो है वो अपने पास रखते हैं, और पहले तो पता लगाते हैं कि किसने इनको जो है वो बैगिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया है, फिर जाकर वो सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल करते हैं, और फिर उनकी कोशिश यही रहती है कि न्याय मिले और ऐसा व्यक्ति जो है वो छूट ना जाए, राइट। और ऐसे लोग को ज्यादातर आप लोग को पता है कि ये लोग छूट भी जाते हैं, इनके पास पावर जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, माफिया पावर इनके पीछे हम लोग को देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है? तो सबसे पहली चीज तो आर्टिकल 23(1) के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, क्लॉज 1 में, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, पॉस्को एक्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। तो ये कुछ कानून है गाइस, ये कुछ प्रोविजंस है हमारी कंट्री के अंदर जो कि ट्रैफिकिंग जो है इंडिया के अंदर उससे डील करते हैं, और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन। इसके बारे में एक आइडिया आपको होना चाहिए। ब्लू हार्ट कैंपेन यूनाइटेड नेशन का ये क्या है? तो ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ब्लू हार्ट कैंपेन किससे रिलेटेड है? ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। टारगेट किया जाता है कि पूरी दुनिया भर में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो है वो काम करना है। लोगों को एनकरेज किया जाता है कि लोग बाग जो है, गवर्नमेंट जो है, सिविल सोसाइटी, कॉर्पोरेट सेक्टर, तो ये सब मिलकर जो है टारगेट किसके ऊपर करें? विक्टिम्स जो है वो सही साइड अपना जीवन जी सकें, उसके ऊपर टारगेट करें, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो इस पर फोकस किया जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार से लोगों ने ब्लू हार्ट जो है वो अपने पास रखकर ये दिखाया कि वो जो विक्टिम्स जो होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के उसके साथ हैं, उनको हेल्प करने के लिए ये काम करेंगे सभी लोग, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो मिलकर ऐसा काम करे कि जैसे कि नॉर्मल सी बात है, आप भी कहीं पर जा रहे हो, आपने देखा कोई बच्चा भीख मांग रहा है, थोड़ी सी अगर आप उससे पूछताछ करोगे उसी में आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार ये अपनी मन मर्जी से कर रहा है या इसके पेरेंट्स ने भेजा है, तो आप उसके पेरेंट्स को एक बार, क्योंकि बच्चों को डराया जाता है कि हम आपको देख रहे हैं। और कई बार पता है ऐसा होता भी है कि दूर दराज से कोई उनके ऊपर निगरानी रख रहा होता है ऐसे बच्चों के ऊपर। और ये जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, ऐसी सिटीज में तो बहुत ज्यादा है, पता है ये सब। तो ये चीज है। तो ये ब्लू हार्ट कैंपेन सिंपली बस याद रखना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट ये कैंपेन हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में एक बस जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन कभी कभी यूपीएससी भी देती है कि ये फलाना कैंपेन किससे रिलेटेड है, तो याद रखना ह्यूमन राइट्स ट्रैफिकिंग, सॉरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्री पैक्स। प्री पैक्स क्या होते हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक कमिटी सेटअप करी है, किस पर्पस के लिए? कि ये चेक करने के पर्पस के लिए कि प्री पैक्स जो है क्या हमारी कंट्री में सही साट जो है वो काम करेगी कि नहीं करेगी, कि प्री पैक्स को हम लोग क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो इंसॉल्वेंसी रिजीम जो है, जो इंसॉल्वेंसी रिजीम क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोग को पता होगा, पहले मैंने आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एग्जैक्टली होता क्या है, तो इसके बारे में जनरल डिटेल याद रखो। बैंक्रप्सी यानी कि दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी भी दिवालियापन हो जाती है, बट इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि इंसॉल्वेंसी उस पर्टिकुलर पीरियड को कहा जाता है जिस पीरियड में एक कंपनी बैंक को ईएमआई नहीं चुका पाती, राइट। जैसे कि एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया, अब वो बैंक को लोन चुका नहीं पा रही है, तो वो इंसॉल्वेंसी कैटेगरी में आ गई, राइट, क्योंकि वो जो है वो बैंक को प्रॉपर किस्तें नहीं दे पा रही, उसकी किस्तें लैप्स होती जा रही है। बट उसके बाद जब बैंक जब केस फाइल करता है उसके सामने वाले के अगेंस्ट, तब जब ऑनरेबल कोर्ट सामने वाली कंपनी को दिवालिया घोषित करती है, तब वो बैंक्रप्सी के टर्म्स में आ जाती है। तो बैंक्रप्सी यानी कि जब कोर्ट इन्वॉल्व है, सिंपल याद रखना। और इंसॉल्वेंसी यानी कि एक कंपनी अगर वो बैंक को लोन नहीं दे पा रही, मतलब वो लोन पे बैक नहीं कर पा रही है, तो वो फिर वो इंसॉल्वेंसी की कैटेगरी में आता है। अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? ये टारगेट करेगा प्री पैक्स कि इस प्रकार के जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है, जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर आते हैं, तो जल्दी जल्दी मैटर जो है वो सॉल्व हो। क्योंकि अभी जो हमारे पास जो करंट जो रेजोल्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर, तो उसके तहत कार्रवाई जो है वो इतनी सही तरीके से नहीं चल पा रही, तो इसीलिए प्री पैक्स लाया जा रहा है। तो जैसे ही प्री पैक्स अगर आता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए यार ये बैंक और लोन से रिलेटेड है, अगर कोई लोन का डिफॉल्टर होता है। क्योंकि आप जानते हो कि आज के समय पर कोरोना वायरस के पीरियड पर आप जान रहे हो कि कंपनीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह सबकी हालत खराब है, और इन कंपनीज ने जो बैंक से लोन लिया हुआ है,
तो वो आज की रेट में क्या हो रहा है कि वो लोन चुका नहीं पाएंगी, क्योंकि वो कंपनी वगैरह इतने समय से बंद थी, तो वो जो है वो उनके पास कमाई नहीं हो पाई। अब कमाई नहीं हो पाएगी तो वो कहां से बैंक को पे बैक कर पाएंगी, है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? इस पीरियड में क्या होने वाली है, बैंक को एनपीए होने का डर है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने का डर है। तो उसको लेकर अभी जो है वो टारगेट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा कि जल्दी से जल्दी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है अगर इस प्रकार की चीजें बढ़ती जाएंगी। क्योंकि देखो, एनपीए अगर बढ़ता जाएगा तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो भी बढ़ती जाएंगी, राइट? क्योंकि हमारी बैंक जो है वो घाटे में जाएगी, और बैंक के अंदर किसका पैसा लगा है? आप खुद बताओ, बैंक जब घाटे में जाएगी तो नुकसान किसका होगा? लोगों का होगा, जनता का होगा। क्योंकि जनता की सेविंग्स जो है वो ही लोन्स देती है बैंक। आपको पता नहीं, ये वाली बात सिंपल बेसिक्स है कि हम लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं वही पैसा तो बैंक उठाकर लोन देती है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आप समझो, ये वाली जो चीज है ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी टैकल क्यों करना है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि ये इन सब चीजों के बारे में सोचा जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि अगर बैंक दिवालिया घोषित होती है तो जो लोगों का जो पैसा है बैंक के अंदर वो लोगों को नहीं मिलेगा, और सरकार की हालत खराब होगी, कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन हैम्पर होगी, डैमेज होगी, है कि नहीं? क्योंकि सरकार, अगर बाई चांस आप बोलोगे कि सरकार तो फिर प्रिंट करवा सकती है नोट्स को लोगों को देने के लिए, इन्फ्लेशन कितना हाई बढ़ जाएगा, ये भी तो सोचो फिर आप। तो ये सब चीजें हैं। तो ऐसे डिफॉल्ट्स वगैरह हम लोग को ना देखने को मिले, इसलिए अभी ये कोशिश की जा रही है। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि प्रीपैक्स लाने पर क्यों चर्चा कर रहे हैं हम लोग, क्यों सिचुएशन को टैकल करने पर टारगेट कर रहे हैं। अब देखो, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो 2016 का हम लोग को देखने को मिलता है, इसके अंदर 270 दिनों में मामले को रफा दफा करने पर टारगेट किया जाता है। और पहले जो मैटर हुआ करता था वो 1 लाख रुपए का हुआ करता था, यानी कि एक कोई कंपनी जिसका लोन अमाउंट 1 लाख से ऊपर का है और वो डिफॉल्ट हो जाती है, तब उस समय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एप्लीकेबल होता था। बट अब इसको कोरोना वायरस के चलते बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। ये वाली चीज भी मैंने आप लोग को पहले पढ़ाई हुई है, पिछले मेरे ख्याल से शायद मार्च वगैरह में किया था, ये वाला न्यूज आया था जब हम लोग ने डिस्कस किया था। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं और काफी समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस न्यूज के बारे में एक आइडिया होगा। तब उस समय हम लोग ने इन सब चीजों के बारे में भी यही सेम चीज चर्चा करी थी कि क्यों क्यों सरकार ने ये बढ़ाया। क्योंकि अभी काफी सारी कंपनीज जो है वो डिफॉल्ट में आने वाली हैं, और एकदम से फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल ना हो जाए। क्योंकि जैसे ही कंपनी के ऊपर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एप्लीकेबल होती है, उस कंपनी का बिजनेस जो होता है वो बंद हो जाता है, यानी कि उस पर सरकार जो है वो सील लगा देती, मोहर लगा देती कि भैया अब आप अपने बिजनेस को अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप पूरी चीज जो है वो पे बैक मत करो। अब ये छोटी कंपनी अगर बंद हो जाएंगी तो ऑब्वियस ही बात है, लोगों को जो है वो जॉब्स वगैरह मिलना बंद हो जाएगी, राइट? बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो ये पूरी चीज लिंक करनी है आपको अगर एक टॉपिक को समझना है अच्छे से। तो अब मेन जो काम की चीज है प्री पैक, इसको समझते हैं। इसको प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कहा जाता है। अब देखो, पॉइंट्स को समझाने से पहले मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी क्रिएट कर देता हूं, जिससे कि कंसेप्ट पूरा ए टू जेड क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठ जाए। एक कंपनी है, अभी तो हमने बात करी ये किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, उन कंपनी के ऊपर जो डिस्ट्रेस्ड है, यानी कि ऐसी कंपनी जो लोन पे बैक नहीं कर पा रही है। अब ये एक प्रकार का एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में। ये मान के चलो ये सिक्योर्ड क्रेडिटर है और ये इन्वेस्टर है। अब क्वेश्चन ये बनता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है? तो बैंक्स, बैंक्स को हम लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर बोलते हैं। तो बैंक के बीच में एग्रीमेंट होगा, और किसके बीच में हमने बात करी? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। यहां पर ये जो कंपनी होगी इसको बंद नहीं किया जाएगा, इस कंपनी को सीज नहीं किया जाएगा, इसके ऑपरेशंस कंटिन्यू चलते रहेंगे। ये एक एग्रीमेंट हो जाएगा बैंक के बीच में और इसके बीच में, इन्वेस्टर के बीच में। कैसा एग्रीमेंट? कि भाई ये कंपनी जो है उसको नीलाम करने की जगह सिंपल सी चीज ये होगी कि ये जो कंपनी है उसके इन्वेस्टर जो होंगे वो बैंक को पैसे दे देंगे, यानी कि जो भी आउटस्टैंडिंग लोन है उसके इन्वेस्टर बैंक को जो है वो पे बैक कर देंगे। तो ये चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिलेगी। अब इससे क्या फायदा होगा? जितने भी स्टेक होल्डर यानी कि शेयर होल्डर जो होंगे गाइस, उनका जो फेथ है, उनकी जो विश्वास है वो सिस्टम पे बना रहेगा, और ये पूरी प्रोसेस 90 दिन में खत्म हो जाएगी। यानी कि अंदर ही अंदर पूरा मामला जो है वो बैठकर टेबल पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। इन्वेस्टर्स को बुलाया जाएगा, बैंक बैठेगी, बैंक बोलेगी इस कंपनी से हमें इतना वसूलना, अगर ये कंपनी हमें नहीं देती है तो हम इस कंपनी को शट डाउन कर देंगे। अब इन्वेस्टर्स क्या बोलेंगे? भाई बंद मत करो, मैं आपका आउटस्टैंडिंग कितना है बताओ, उतना जो है वो हम लोग पे बैक कर देते हैं। और बीच की कुछ मांडवाली हो जाएगी, क्योंकि देखो क्या होता है, बैंक जो है वो मांडवाली भी करती है, आपको पता होगा ये बात। मांडवाली का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि कई बार जब जो भी इंसान होता है अगर वो लोन पे बैक नहीं कर पाता तो बैंक उससे क्या बोलती है, चलो हम आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट कम कर देते हैं, और थोड़ा सा क्योंकि बैंक को क्या चाहिए, बैंक को डर होता है भाई एनपीए ना हो जाए, क्योंकि एनपीए हो जाएगी तो बैंक का तो पूरा लॉस, बैंक की तो हालत खराब, और फिर बैंक के पास चढ़ जाएंगे वो लोग जिन जिन लोग का पैसा बैंक के अंदर है।
तो बैंक फिर बीच का रास्ता निकालती है, यही टेबल पर बैठ के बीच का रास्ता निकलेगा और पूरी चीजें सॉर्ट आउट होगी। तो दिस इज कॉल्ड प्री पैक। अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? पूरा क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये पूरी प्रोसेस 90 दिन की हम लोग को देखने को मिलेगी। इसमें कंपनी वगैरह को सीज नहीं किया जाएगा, कंपनी के ऑपरेशन चलते रहेंगे, क्योंकि जब भी दिवालिया होती है कोई कंपनी तो उसके ऑपरेशंस तुरंत बंद कर दिए जाते हैं कि बंद करो सब कुछ। और फिर जो है वो पब्लिक बिडिंग की प्रोसेस शुरू होती है, नीलामी की प्रोसेस शुरू होती है कि कौन जो है वो इसको खरीदेगा, कितने रेट, बोली लगती है ना, बोली वाली प्रोसेस आपको पता होगा कि बोली लगती है 1 2 3 इनके पास सोल्ड हो गया ऐसा। तो वैसा कुछ नहीं होने वाला, अंदर ही अंदर मैटर जो है इंटरनली सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? प्रोसेस फास्टर है, 90 दिन की, वो 270 की थी, बट फिर भी जो है वो अभी भी काफी सारी कंपनी जो है उनके मैटर जो है वो अभी तक सॉल्व भी नहीं हुआ इवन। इसके अलावा इसमें बर्डन जो होगा वो NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऊपर, यानी कोर्ट के पास बर्डन जो है वो कम जाएगा, क्योंकि बैंक जो है वो खुद ब खुद जो है वो मैटर सॉर्ट आउट करने पर टारगेट करेगी, फोकस करेगी, क्योंकि एक एग्रीमेंट होगा ना इस प्रकार का। इसके अलावा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो कंपनी है, यानी कि वो दिवालिया वाली कंपनी जो वापस नहीं कर पा रही है अपने लोन्स वगैरह को, तो वो अपने ऑपरेशन कंटिन्यू कर पाएगी, और इवन वो डिफॉल्ट भी हो जाती है उस समय पर भी उसके ऑपरेशन जो है वो चलते रहेंगे, राइट? यानी कि ऑपरेशन रुकेगा नहीं, क्योंकि ऑपरेशन रुक जाता है तो एक तो कंपनी जो है वो पेबैक की स्थिति में नहीं है और भी जो है वो डाउन होती जाती है। बट ऑपरेशन चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा तो वो कंपनी के पास एक पावर होगी, हाँ यार मेरे पास कुछ तो पैसा है जो मैं बैंक को दिखा सकता हूँ देने के लिए, है ना? तो ये चीज भी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि पूरी प्रोसीजर में बहुत टाइम लगता है, उतने उतने समय पर तो एक कंपनी जो है वो थोड़ी अपनी कमाई वगैरह भी कर पाए। समझ रहे हो बातों को? तो ये अंडरस्टैंडिंग समझो आप। इसमें लूप होल्स क्या क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, या फिर जो ड्रॉबैक्स वगैरह जो है, नुकसान वगैरह इसके क्या है? एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। ट्रांसपेरेंसी नहीं होने का मतलब क्या है? अंदर ही अंदर इन्वेस्टर जो है वो प्राइवेटली जो है वो एग्रीमेंट इस प्रकार का करके जो है वो अंदर ही क्या पता किस प्रकार की का मतलब जो डीलिंग कर लेते हैं, तो उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं। बैंक्स के साथ और सामने वालों के साथ कैसी डील होती है उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ये सब चीजें पब्लिक नहीं होगी ना, और ये ओपन बिडिंग के थ्रू नहीं हो रहा है, इन्वेस्टर्स के बीच में ही प्राइवेटली हम लोग को देखने को मिल रहा है, पूरी चीजें हो रही हैं। तो ये जो है इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी काफी कम है। दूसरी बात ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि स्टेक होल्डर जो है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। वो कैसी बात है? क्योंकि अगर इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टर अगर परचेज करता है, मान के चलो उस कंपनी को वापस खड़ा करने पर टारगेट करता है, तो ऑब्वियस ही बात है जो भी इन्वेस्टर ऐसा करेगा, कंपनी क्या करेगी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह उस इन्वेस्टर के शेयर्स वगैरह बढ़ा देंगे। अगर एक के शेयर बढ़ते हैं तो रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स जो हैं उनके शेयर जो है वो घटेंगे फिर, और फिर शेयर होल्डर जो है वो ये सोचेंगे यार कंपनी में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो शेयर्स में ड्रॉप कैसे हुआ? तो ये सब चीजें शेयर होल्डर्स को पता नहीं चलेंगी, क्योंकि ये पूरी चीज इंटरनल होगी। अगर कोई कंपनी का दिवालियापन हो रहा है और एक इन्वेस्टर ने उस कंपनी, जैसे कि आप हो, आपने एक डूबती हुई कंपनी को दोबारा से खड़ा कर दिया, तो आपके पास तो यही चीज होगी ना, आप तो तभी उसको खड़ा करोगे जब उस कंपनी के जो सीईओ हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो आपको क्या बोलेंगे, भाई हम आपका शेयर बढ़ाएंगे। आपके शेयर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जो रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ होगा। होगा कि नहीं होगा? नॉर्मल सी बात है, होगा। तो इस बीच जो है ये सब मामले जो है फेयर ट्रीटमेंट के, ये उठना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बताई गई है। इसके अलावा देखिए, जैसे पहले CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, इसमें हम लोग को प्राइस डिस्कवरी देखने को मिलती थी, बट इसमें एज सच ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, ये बैठकर जो है वो पूरी जो है वो बातचीत करके मैटर को सॉर्ट आउट कर देंगे, राइट? और इसमें नुकसान किसका होगा? शेयर होल्डर्स का नुकसान होगा, क्योंकि वो फिर चीजों को रेस करेंगे भाई, क्योंकि उनको वो लगेगा ना कि यार शेयर एकदम से कैसे डाउन हो गए, या उनका जो शेयर परसेंटेज जो था उसमें कैसे चेंजेस आना शुरू हो गए, क्योंकि इन्वेस्टर्स की अंदर डीलिंग होगी और ये ओपनली पूरी कुछ चीज नहीं होगी। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी। बट अब इसको कंक्लूड करें अगर हम, तो क्वेश्चन ये बनता है प्री पैक्स अच्छे हैं या बुरे हैं? आप अपने आंसर में लिखेंगे अच्छे हैं, आज की सिचुएशन को देखते हुए। कैसे? आपको पता है आज की डेट में अगर कंपनीज दिवालिया हो जाती हैं, राइट, दिवालिया घोषित कर देती है अपने आप को, तो बैंक्स का पैसा डूब जाएगा, बैंक्स को पैसा नहीं मिलेगा, और एसेट जो है वो आज की डेट में बेचना बहुत मुश्किल है। आप भी जानते हो ये वाली बात, रियल एस्टेट की भी हालत खराब है, और हर कोई किसी के पास भी जो है पैसा नहीं है, इकोनॉमी डाउनफॉल में है। और अगर उस बीच सेविंग अकाउंट पे या जो भी बैंक के पास जिन भी लोगों के पैसे हैं, तो वो लोग अगर बैंक के पास आ जाएंगे तो बड़ी सिचुएशन जो है वो हौश पौश हम लोग को देखने को मिलेगी, और भी खतरनाक हो जाएगी सिचुएशन, राइट? पहले ये वाली मैटर तो हम लोग पहले भी अभी डिस्कस किया हमने पहले। दूसरा एक और एनालिसिस आपको करनी है। एक कंपनी अगर डूब जाती है, बंद हो जाती है, तो आपको पता है उस कंपनी के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी जॉब चली जाएगी, और अगर उनकी जॉब गई तो और भी ज्यादा इकोनॉमी पे स्ट्रेस पड़ेगा। कैसे स्ट्रेस पड़ेगा? क्योंकि जो जिस व्यक्ति को सैलरी मिलती थी, जो व्यक्ति खर्चा करता था वेरियस चीजों में, उसका खर्चा बंद हो जाएगा, और खर्चा बंद हो जाएगा तो इकोनॉमी को हैम्पर पड़ेगा। अगेन हम लोग ने डिस्कस किया था पहले भी कि स्पेंडिंग जो होता है
वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के लिए। स्पेंडिंग, जो लोग स्पेंड करते हैं, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए, रिवाइव करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, ये पूरा एक साइकिल होता है, पता है आपको। एक व्यक्ति अगर मान लो मेरे पास सैलरी आई, मेरे पास सैलरी आएगी तो मैं जाऊंगा कपड़ों की दुकान में कपड़े खरीदने, ठीक है। मैंने कपड़े खरीदे, उसके बाद वो कपड़े की दुकान वाला क्या करेगा, मैंने खरीदे कपड़े तो मैंने उसको पैसे दिए, तो वो दुकान वाला क्या करेगा, उसके दुकान में रहने वाले जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको वो पैसा देगा। वो व्यक्ति जाकर दूसरी चीज परचेज करेंगे, फिर इस प्रकार से चीजें चलेंगी। और अगर यहीं पर ही मेरे पास सैलरी नहीं आई, ठीक है, अब मैं अनएम्प्लॉयड हो गया, तो उसके बाद आगे क्या होगा, आगे ये वाला कट जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि ये जो बना हुआ था कि मैं इसके पास जाकर कपड़े खरीदूंगा, ये हट जाएगा। अब ये हट जाएगा तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब आप सोच रहे हो पूरा सर्कल कैसे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से इंटरकनेक्टेड होता है, ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसलिए सरकार किस पे कोशिश करती है, बोलती है सरकार कि लोग खर्चा करें, क्योंकि खर्चा करना एक इकोनॉमी के लिए जो है वो काफी हेल्दी होता है। स्पेंड करना हेल्दी होता है, राइट, ना कि सेव करके रखना। तो स्पेंडिंग काफी हेल्दी होती है इकोनॉमी के लिए। और जब स्पेंडिंग नहीं होगी तब क्या होगा, ये प्रॉब्लम जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस की जो है वो बढ़ती जाएगी। और बेसिक जो चीज है वो है एम्प्लॉयमेंट। और आज की रेट में उल्टा हो रहा है, लोगों की जॉब्स वगैरह जा रही हैं कोरोना वायरस के कारण। आपने नोटिस भी किया होगा, राइट, काफी सारे आपके फ्रेंड्स की, कलीग्स की जॉब गई हैं। तो इस चीज को रोकना है तो आज की रेट में प्रीपैक्स काफी अच्छा होगा कि प्रीपैक्स क्या करेगा, इंटरनली कंपनी और बैंक के बीच में जो इश्यूज हैं वो टैकल कर देगा, सॉर्ट आउट कर देगा। क्लियर है यहां पर ये वाली बात। तो ये चीज जो है वो आप लोग को पता होनी चाहिए। और हमारे पास जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो था वो ऑलरेडी काफी स्ट्रेस में है पहले से, यानी कि वो चीजों को टैकल कर नहीं पा रहा है। आज भी जो है वो 2170 ऐसे मामले हैं जो चल रहे हैं, उनमें से 738 ऐसे मामले हैं जिनको 270 से ज्यादा दिन हो गए। यानी कि जो रेजोल्यूशन जो प्रोसेस था जो कि खत्म हो जाना चाहिए 270 दिनों में, वो ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए प्री पैक्स लाने की आवश्यकता है। और इसी को जो है वो लाने के लिए एक कमेटी जो है वो डिस्कशन कर रही है कि क्या इंडिया में इसको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। इस पर अभी विचार चल रहे हैं, बट ये लाना चाहिए आपके इस प्रकार के आंसर में होना चाहिएगा। आज की सिचुएशन को देखते हुए ये भी आप मेंशन कीजिएगा और एग्जांपल वगैरह कोट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक आज का। एंड गाइस अभी कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा, बट उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मात्र 100 रुपीज, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से इसकी पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ। एंड गाइस पीडीएफ का फायदा ये होता है कि आपको करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। आप वो जो टाइम होता है वो आप किसी दूसरी एक्टिविटी में इंडल्ज कर सकते हो, जनरल स्टडीज का कोई टॉपिक पढ़ने में या फिर फर्दर दूसरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने में। तो ये आपको रेडीमेड जो है वो पूरी पीडीएफ मिलेगी। एग्जामिनेशन से पहले आप पूरी चीज स्क्रॉल करके रिवाइज कर सकते हो, वीकली रिवाइज कर सकते हो, मंथली रिवाइज कर सकते हो, जब भी आप अपने रिवीजन का शेड्यूल बनाओ तब आपके पास ये पूरी पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। अब पीडीएफ ग्रुप जो होता है गाइस उसमें काफी सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराता हूँ। एक तो डेली पीडीएफ आपको मिलती है, दूसरा टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, टेस्ट यानी कि टेस्ट मतलब वीकली टेस्ट जो मैं यहाँ पर देता हूँ उसकी पीडीएफ मिल जाती है, और तीसरा मंथ के एंड में एक सिंगल वीडियो मंथली का मैं पूरा कंपाइलेशन करके आपको दे देता हूँ। तो उससे क्या रहता है कि आप एक सिंगल पीडीएफ भी होगी आपके पास मंथली, और वीकली भी होगी यानी कि वीकली टेस्ट वाली, और डेली वाली तो मिलती ही है यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर। एंड न्यूज़पेपर से भी कम प्राइस मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स गांव के हैं तो वो अफोर्ड कर सकें। और दूसरा, आपको मेरी मेहनत को देखकर जितना भी ठीक लगे उतना आप वॉलंटरी बेसिस पर जो है वो मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। एंड ये टेलीग्राम का गाइज अपना चैनल है झा_सर करके, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन पर पूरी चीज लिखी हुई है, या फिर कमेंट बॉक्स पर देखिएगा पिंड मैसेज पर पूरी चीज लिखी हुई है वहां पर। और इसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमलाक्ष झा मेरे फेसबुक पर आप आकर पूछ सकते हैं। और ये जो चैनल है आपका गाइस करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, ये आप ही का चैनल है क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चीजें कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा, इससे हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी। एंड लाइक और शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा। एंड अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। तो देखिए गाइस सबसे पहला जो होमवर्क है वो आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर और महात्मा गांधी जी को कंपेयर करना है। 3-3 पॉइंट बस आपको लिखना है कंपैरिजन के। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर मेंस में आते हैं कंपैरिजन वाले, कि कमेंट कीजिए जो रिलेशन है, क्या रिलेशन है या फिर कंपैरिजन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर और महात्मा गांधी जी के बीच। तो ऐसे कई बार क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं और लगातार आते ही हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो दोनों पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, चेक कीजिए कि दोनों में सिमिलैरिटी जो है वो किस प्रकार की है और अपोजिट नेचर के किस प्रकार के हैं। तो ऐसी 3 पॉइंट्स जो है वो आप लोग को अलग अलग टाइप के जो है वो मेंशन करना है। इसके अलावा प्रतिहारा एम्पायर, सैटरडे की न्यूज में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करा था कि एक जो मूर्ति है शिव जी की, शिव भगवान की, जो कि चोरी हो गई थी इंडिया से, वो अभी लंदन में है
और उसके बाद वो अभी इंडिया आ रही है। तो उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। जिन बच्चों ने नहीं देखा सैटरडे वाला वीडियो देख लीजिए। 10th शेड्यूल कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूं कि आपको इसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था 2-3 दिन पहले, तो आप लिखिए इसके बारे में। विप विप क्या होता है? एक सिंपल सा टर्म है जो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। इसको आप पढ़िए और इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाइए। और अगर आप ऐसा कर लेंगे पूरी चीजें तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन। मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइस अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।